क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कहता है कि जो कोई भी प्राणी जो अपने शरीर को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। और पोषक तत्व को एकत्रित करने के लिए, पोषक तत्व को जमा करने के लिए, पोषक तत्व को व्यवस्था करने के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं, उन सभी कार्यों को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। फिर से एक बार, जैव प्रक्रम, जब कोई प्राणी अपने पोषक तत्वों को एकत्रित करने के लिए, जमा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए जो भी कार्य करता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और कोई भी प्राणी जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, माने खाता है, अपने शरीर को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को खाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण जो होता है मुख्य रूप से वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आपको याद रखना चाहिए कि पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फिर से एक बार ध्यान दे लो, पोषण, कोई भी प्राणी जो अपने शरीर को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को यदि ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने की इस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण जो है सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी क्रिया है, क्योंकि बिना पोषण के वो कोई भी, उसका ना शारीरिक विकास होगी, ना मानसिक विकास होगी, और ना ही वो किसी कार्य को सही ढंग से कर पाएगा। इसलिए पोषण बहुत जरूरी है। पोषण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला का नाम होता है जिसको आप कहते हैं स्वपोषण, और दूसरा का नाम होता है मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं पर पोषण, है ना। पहला का नाम स्वपोषण, दूसरा का नाम पर पोषण होता है। स्वपोषण जिसको कहते हैं कि एक निश्चित स्थान पर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। कोई भी प्राणी जो अपना एक निश्चित स्थान पर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो इसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब क्या है? स्वपोषी हैं। और दूसरा होता है परपोषण। कहता है कि कोई भी प्राणी जो अपने पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहता है, दूसरे पर आश्रित होकर के अपना भोजन को ग्रहण करता है, तो इसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और परपोषण के अंतर्गत आने वाले जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। जैसे कवक हो गया, फंजाई हो गया, गाय, भैंस, बकरी, जो भी मनुष्य खुद है, वो परपोषी है। स्वपोषण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है कार्बनिक स्वपोषी, और दूसरा होता है अकार्बनिक स्वपोषी होता है। जो कार्बनिक पदार्थों को खाकर के अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग कार्बनिक स्वपोषी कहते हैं। जो अकार्बनिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर करके अपना पोषण को तैयार करता है, उसे हम लोग अकार्बनिक स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषण के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया है। अब नेक्स्ट समझिए परपोषण। परपोषण जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला का नाम है मृत्यजीवी, दूसरा होता है परजीवी होता है, और तीसरा जो होता है जिसको आप कहते हैं प्राणी समपोषी जीव, है ना। प्राणी समपोषी जीव जो मरे हुए चीजों को, माने मृत पदार्थों को खाकर के अपना जिंदगी को पालन करता है, माने मृत अकार्बनिक पदार्थों को खाकर जिंदा रहता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जो पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रह करके जो अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग परजीवी जीव कहते हैं। और प्राणी समपोषी जीव जो होता है, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व यदि कोई ग्रहण करता है, तो इसे हम लोग प्राणी समपोषी कहते हैं। मृतजीवी जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंजाई हो गया। परजीवी जैसे चमोकन हो गया, ढील हो गया, कौवा हो गया, पक्षी हो गए, कुत्ते हो गए, ये सब क्या है? परजीवी है। और प्राणी समपोषी जीव जैसे हम लोग मनुष्य हैं, जो सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। परजीवी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःजीवी और दूसरा होता है बाह्यजीवी, है ना। एक होता है अंतःजीवी, दूसरा होता है बाह्यजीवी। जो शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे अंतःजीवी कहते हैं, और जो शरीर के बाहर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे बाह्यजीवी कहते हैं। जैसे अंतःजीवी में हो जाता है जोंक है, बैक्टीरिया, वायरस है। और बाह्यजीवी के तहत आता है जिसको ढील कहते हैं, चमोकन कहते हैं, कौवा कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, पक्षी, जो भी है, ये सब के सब क्या है? बाह्यजीवी के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बन जाता है, सबसे वीआईपी क्वेश्चन बनता है, जिसको आप कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश
संश्लेषण, इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहता है कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो भोजन ग्रहण करे उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फिर एक बार प्रक्रिया समझ लीजिए। हरे पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा, है ना, हरे पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन को बनाता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है भैया वो पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्ती में रंध्र होते हैं। क्योंकि पत्ती में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, जिसे आप अस्टोमाटा भी कहते हैं, है ना, अस्टोमाटा भी कहते हैं। इसी अस्टोमाटा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है भैया वो प्रकाश संश्लेषण जो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन बनाता है, जिसका रासायनिक समीकरण है 6 गो CO2, 12 गो H2O, है ना, 12 गो H2O, सूर्य का प्रकाश बट्टे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश बट्टे क्लोरोफिल हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। और ये जो क्लोरोफिल है यहाँ से टूटता है तो ये टूट कर बनता है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, है ना, प्लस 6 गो O2 प्लस 6 गो जो है H2O, और अधिक मात्रा में क्या मिलता है? उसको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इतना को हम लोग ग्लूकोज का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज का सूत्र कहा जाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कहता है कि क्लोरोफिल के कारण, है ना, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है, पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है मेरे दोस्त वो हरा होता है, हरा होता है। ठीक है ना, पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब इससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रंध्र के और अस्टोमेटा की बात आ जाता है, रंध्र या अस्टोमाटा की बात आ जाता है। तो अस्टोमाटा जो है पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। और पेड़ पौधों के जब पत्तियों में पाया जाता है ना, तो अस्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना इसके स्फीति दाब पर निर्भर करती है। किस दाब पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। रंध्र अस्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना इसके स्फीति दाब पर निर्भर करता है ना, स्फीति दाब पर निर्भर करता है, जिसमें एपिडर्मल कोशिका होता है, सहायक कोशिका होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। जब स्टोमेटा के अंदर जल प्रवेश करता है तो स्टोमेटा फूल जाता है, और स्टोमेटा जब उसके अंदर से पानी सूख जाता है तो स्टोमेटा पचक जाता है ना। स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना किस दाब पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। तब आता है, देखिए, एक अमीबा है और दूसरा पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम है। एक अमीबा है, पैरामीशियम है। अब बात आ जाता है पैरा अमीबा का। तो अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है ना बुआ, अनिश्चित होता है। पैरामीशियम का जो अमीबा का आकार है वो अनिश्चित होता है। अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है ना। अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम की आकृति जो होता है निश्चित होता है, चप्पल की आकृति का होता है ना। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल की आकृति का होता है। इसकी आकृति जो होता है निश्चित होता है। पैरामीशियम जो है अपना भोजन सिलिया की सहायता से ग्रहण करता है। किसकी सहायता से ग्रहण करता है? सिलिया की सहायता से ग्रहण करता है मेरे दोस्त, है ना। ये सिलिया की सहायता से ग्रहण करता है। और मछलियों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो गिल्स से होता है। कैसे होता है? गिल्स से होता है। अगर इससे ऑब्जेक्टिव पूछे कि मछलियों में श्वसन की क्रिया किससे होता है तो आपको गिल्स की सहायता से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? जिसका नाम है O2। ऑक्सीजन जो है उपोत्पाद के रूप में निकल जाता है प्रकाश संश्लेषण के पश्चात। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है मेरे दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो आप देख लीजिए एक बार में, तब अच्छा रहेगा, है ना। ये जो है देखिए, अब कहता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र की प्रक्रिया आता है ना, मनुष्य में पाचन तंत्र की प्रक्रिया आती है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र या मानव में आहार नाल से आप क्या समझते हैं? पाचन तंत्र कहिए, आहार नाल कहिए, बिल्कुल सही है। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया करने में जितने ऑर्गन या जितने अंग सपोर्ट लेता है उन सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र जैसे मुख हो गया, है ना, आमाशय हो गया, दांत हो गए, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सब जितने भी ऑर्गन्स है ये सब मिल करके क्या बना देता है? पाचन तंत्र बना देता है।
पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख्य कहाँ से शुरू होता है मनुष्य में? मुख से शुरू होता है। मुख में इसलिए शुरू होता है क्योंकि मुख में जो होती है वो दांत होता है, और दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। दांत जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम है ना, और प्लस में फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस का बना होता है, ठीक है ना। तो दांत जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है ना, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से है ना, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से दांत जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये बना होता है बुआ, याद रखिएगा, दांत बना होता है, ठीक है ना। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से जो होती है वो दांत दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत होता है, एक होता है अस्थायी दांत, और दूसरा होता है अस्थायी दांत, है ना। अस्थायी दांत होता है अस्थायी दांत, और दूसरा अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होता है, जिसे हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं, है ना। दूध दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। अस्थायी दांत की जो संख्या होती है वो 32 होता है, और इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ये मुख्यतः जो है ये जो होती है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन? अस्थायी दांत। मतलब इसको कहा जाए कि कार्य के आधार पर अगर दांत की प्रक्रिया हो तो वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन अस्थायी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है इंसाइजर, इंसाइजर होता है, जिसकी संख्या जो होती है मेरे दोस्त 2 जोड़ा ऊपर और 2 जोड़ा नीचे, मतलब है वो 8 गो होता है, और ये किसी भी पोषक तत्व को काटने का काम करता है, माने काटने का काम करता है। इसको हिंदी में जानते हैं, कतरनक कहते हैं। क्या कहते हैं? कतरनक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बाबू इंसाइजर के बाद आ जाता है केनाइन। केनाइन जो होता है वो केनाइन की संख्या जो होती है एक जोड़ा ऊपर, एक जोड़ा नीचे होता है, और इसकी संख्या जो हो जाती है वो 4 हो जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, किसी भी पोषक तत्व को चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है? केनाइन करता है। केनाइन के बाद आ जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर आ जाता है। प्रीमोलर जो है 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे, मतलब इसकी भी संख्या 8 होती है। इसको काम है किसी भी पोषक तत्व को तोड़ना, है ना। किसी भी पोषक तत्व को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का जो काम करता है उसको क्या कहेंगे? प्रीमोलर कहेंगे। प्रीमोलर के बाद अगर सिस्टम आ जाती है तो बात आता है बुआ मोलर का, है ना। मोलर जो है वो 3 जोड़ा ऊपर 3 जोड़ा नीचे होता है। इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। अगर टोटल मिला के देख लिया जाए तो ये टोटल 32 हो जाती है। और इसके बाद जो हम लोग का सिस्टम आता है दांत का सूत्र, दंत सूत्र जिसको बोलते हैं, है ना। दंत सूत्र बोलते हैं। दंत सूत्र की जब बात आती है तो इसको कहते हैं 2123/2123 होता है। 2123/2123 मतलब 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे, 1 जोड़ा ऊपर 1 जोड़ा नीचे, 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे, 3 जोड़ा ऊपर 3 जोड़ा नीचे। इसको हम लोग दांत का सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम लोग को मुलाकात होती है लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार का होता है। लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि होते हैं। लार ग्रंथिया में जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पैरोटिड हो जाता है। कौन हो जाता है? पैरोटिड हो जाता है। टिड हो जाता है सब मैंडिबुलर हो जाता है, और सब लिंगुअल हो जाता है। सब लिंगुअल हो जाता है, लिंगुअल हो जाता है ना, सब लिंगुअल हो जाता है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल हो जाता है। उसके बाद मुलाकात होता है घृणा क्षेत्र से। घृणा क्षेत्र ऐसे पाचन तंत्र का कोई पार्ट्स नहीं है घृणा क्षेत्र, लेकिन सपोर्ट करता है ना। अब देखिए घृणा क्षेत्र जो होता है जिसे आप लैरिक्स कहते हैं, इसी घृणा क्षेत्र के कारण जो है आवाज में परिवर्तन होता है। आवाज में परिवर्तन होता है। यदि घृणा क्षेत्र बड़ा होता है तो आवाज मोटा निकलता है, और यदि घृणा क्षेत्र छोटा होता है तो आवाज पतला निकलता है। इसके बाद मुलाकात होती है बुआ अमाशय से। अमाशय जो होता है जिसको इंग्लिश में स्टोमेज कहते हैं, यह 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है ना। कौन कौन है? तो पहला है कार्डी एक, है ना, पाइलोरिक, और तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं फुंडिक, है ना, फुंडिक। अमाशय के सबसे ऊपर वाला पार्ट्स को कार्डियक कहते हैं, और बीचे वाला भाग को पाइलोरिक कहते हैं, और लास्ट वाले भाग को
फुंडी कहते हैं। इसके ऊपर एक थैली होती है जिसे हम लोग पलीहा कहते हैं। पलीहा में जो होता है HCl रिजर्व होता है, मतलब HCl जमा होता है पलीहा में, ठीक है ना, HCl रिजर्व होता है। उसके बाद मुलाकात होता है मेरे दोस्तों छोटी आंत से, माने आंत से मुलाकात होता है। किससे मुलाकात होती है? आंत से मुलाकात होता है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन कहते हैं। आंत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है जिसको आप कहते हैं बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत होता है, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब देख भाई, बड़ी आंत भी होती है। बड़ी आंत भी जो है वो तीन भाग में बटा होता है ना। पहला का नाम जिसको आप सिक्कम कहते हैं, है ना, सिक्कम कहते हैं, कोलन कहते हैं, है ना, और कोलन के बाद अगर बात आती है तो मलाशय की बात आती है ना, मलाशय की बात आती है। सिक्कम, कोलन और मलाशय। इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है बड़ी आंतों में, बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि छोटी आंत उसके बाद जो आती है, छोटी आंत जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत, जो तीन भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है? तीन भाग में बटा होता है। तीन भाग में सबसे पहला का नाम है ग्रहणी, ग्रहणी, जेजुनम, है ना, जेजुनम, और तीसरा है जिसको आप इलियम कहते हैं, है ना, तीसरा, सॉरी, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। मतलब छोटी आंत में कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम की बात आती है, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर तक का होता है, और इसका व्यास जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मुलाकात होता है जिसे हम लोग कहते हैं यकृत। यकृत की बात आती है जिसको आप इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हो? लीवर कहते हो। लीवर जो, बैठ जाइए, लीवर जो होता है वो इसमें तो सबसे ज्यादा एकत्रित रिजर्व होते हैं, वो जल एकत्रित होते हैं। इसकी जो वजन होती है वो अगर लगभग में पूछा जाए तो 1.5 केजी होती है, जिसको आप लगभग में माना जाता है। अगर यहाँ पर तोड़ दिया जाए तो कहा जाएगा कि अगर महिला की बात किया जाए तो महिला में होती है 1.4 केजी होता है, और पुरुष में जो होता है वो पुरुष में होता है, ये पारामेडिकल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बाबू, पारामेडिकल्स की बात है। मतलब अगर लगभग में यकृत की वजन पूछे तो आपको 1.5 केजी बताना है, और अगर यहाँ क्लियर कर दे कि महिला में, तो महिला में होता है 1.4 केजी, और पुरुष में पूछे तो 1.8 केजी होता है, ठीक है ना। यहाँ से अब अगर बात किया जाए, हम लोग बात करते हैं सिक्कम का, तो ऐसे हम लोग सिक्कम कहते हैं। देखिए, बड़ी आंत और छोटी आंत के जिस स्थान पे आपस में मिलता है उसे क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। उसके बाद मुलाकात होता है परिसेसिका से। परिसेसिका, परिसेसिका को इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स होते हैं ये मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान के शरीर के अंदर होता है परिसेसिका, जिसे आप लोग अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। यहाँ तक के है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है इसी प्रकार से हम लोग का पूरा होता है। और यहाँ से हम लोग पूरी, मतलब समझिए कि ये चैप्टर जो है, एक चैप्टर का वीडियो पूरी तरह से बना हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिएगा।